वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं सोशियोलॉजी की इस क्लास में। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, उसके उत्तर को भी आपको बताने का प्रयास रहेगा। आपको बता दूँ, ये ऐसा मॉडल पेपर है जो कि आपकी परीक्षा में सीधे आने वाला है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इससे पहले 2 मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप के BA 4th सेमेस्टर के सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा उन वीडियोस को। इसके अलावा एक महासंग्राम वीडियो या मॉडल पेपर के नाम से ही और वीडियो है, जिसको एक प्रकार से कुछ अति लघुत्तरीय टाइप के छोटे छोटे प्रश्न हैं, 1 लाइनर 2 लाइनर, उनको देख लेंगे तो आपका एक प्रकार से सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और लिखित वालों के लिए भी मॉडल पेपर अवेलेबल है और कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स की श्रृंखला चलाई थी, वो भी आप देख सकते हैं। तो कानपुर विश्वविद्यालय जो कल्याणपुर में स्थित है, CSJMU छत्रपति साहू जी महाराज, उसका परीक्षा एक प्रकार से हो रही है, उसकी परीक्षाएं संपन्न हो रही हैं और इसी श्रृंखला में सोशियोलॉजी की परीक्षा शायद कल है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। और एक बात मैं और आपको यहाँ पर सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे इससे पहले 2 मॉडल पेपर जो ऑलरेडी अवेलेबल है उनको देख लीजिएगा। और ये वीडियोस आपका काम हो जाना है, कहीं से एक प्रश्न मतलब छूटेगा नहीं, आपका सब यहीं से हो जाएगा। ठीक है, चले हम जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। पहला प्रश्न है ग्रीन हाउस के प्रभाव के कमी। प्रश्न है ग्रीन हाउस के प्रभाव के कमी होने से निम्नलिखित में से कौन सी समस्या पैदा होती है? ड्यू टू रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स अराइज। बताएं, पृथ्वी के तापमान में कमी होती है? नहीं। तो ग्रीन हाउस के प्रभाव के कमी, अगर ग्रीन हाउस के प्रभाव में कमी आती है तो क्या कौन सी समस्या पैदा होती है भाई? तो फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। कौन सी समस्या तब पैदा होती है? तब समस्या पैदा होती है ग्लोबल वार्मिंग की। ठीक है, पृथ्वी के तापमान में कमी नहीं, वृद्धि होती है। वातावरण में खास करके प्रदूषण और हृदय रोग, ये तीनों नहीं होता है। वैश्विक उष्णता होती, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको दिखाई पड़ा होगा, सी ऑप्शन, वैश्विक उष्णता यानी ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है तापमान गर्म होना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वैश्विक उष्णता। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस या कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज नॉट रिलेटेड टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो कौन सी गैस नहीं है? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन, ये 4 गैसें दी गई। इनमें से कौन सी गैस नहीं है? तो इनमें से कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये वातावरण को सबसे ज़्यादा प्रदूषित करने वाली गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको CO कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक प्रकार से वातावरण को सबसे ज़्यादा गर्म करती है, ये बात ध्यान रखिएगा, CO2 इसको कहते हैं। मीथेन गैस की बात करें, गेहूं के खेतों में या अन्य जगहों पर आपको मीथेन गैस मिलती है, मीथेन को कहते हैं। मीथेन का सूत्र क्या होता है? ठीक है, एक मीथेन एक प्रकार से एथ, मेथ, प्रोप, ब्यूट, हेक्स, आप्ट, नोन, डैक, डोडेक, अंडेक, इस प्रकार से सूत्र के हिसाब से मीथेन, एथेन, ये सब बनते हैं। ठीक है, तो मीथेन वो होता है और एक होता है ओजोन। ओजोन लेयर ऊपर पाई जाती है। ठीक है, तो ओजोन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड ये तीनों संबंधित हैं ग्रीन हाउस प्रभाव से, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नमामि गंगे योजना किस वर्ष आरंभ की गई? इन विच ईयर नमामि गंगे प्रोजेक्ट वाज इंटीग्रेटेड इन इंडिया। बताएं, नमामि गंगे योजना जो है किस वर्ष आरंभ की गई? तो ये किस वर्ष आरंभ की गई थी भैया? ये आरंभ की गई थी वर्ष 2014 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, वैश्विक मतलब ग्लोबल उष्णता माने होता है तापमान का बढ़ना, यानी ग्लोबल वार्मिंग तथा पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन पर वर्ष 2015 में होने वाला सबसे बड़ा सम्मेलन कहाँ हुआ? वेयर द बिगेस्ट कन्वेंशन इन ऑन ग्लोबल वार्मिंग एंड environment pollution in the year 2015 was held। बताएं, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 2015 में सबसे बड़ा सम्मेलन हुआ था वैश्विक उष्णता और पर्यावरण प्रदूषण पर, वो हुआ था आपका कहाँ पर भैया? वो हुआ था पेरिस में। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन, पेरिस। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा,
पर्यावरण प्रदूषण एवं वैश्विक उष्णता के लिए कौन से देश सबसे अधिक उत्तरदायी हैं? विच कंट्रीज आर एट मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वायरमेंट पोल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग? विकसित देश, विकासशील देश, या अल्प विकसित देश, या खाड़ी के देश? तो इनमें से अगर बात की जाए ऐसे देश जो कि पर्यावरण प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं या वैश्विक उष्णता के लिए जिम्मेदार हैं, तो उन देशों की अगर बात की जाए तो वो है विकसित देश, अर्थात ऐसे देश जिनका विकास हो चुका है और अब वो एक प्रकार से इस प्रकार के कारनामे कर रहे हैं। और इन्हीं कारण से जैसे अमेरिका हो गए या चाइना हो गए या बड़े बड़े देश हो गए, इन्हीं कारण से पर्यावरण प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, निम्नांकित में से कौन सी दशा जलवायु परिवर्तन का परिणाम है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज? बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका। जलवायु परिवर्तन का परिणाम है इनमें से कौन सी दशा? देखिए तो इनमें से जो सारी दशाएं आपको दिख रही हैं, जैसे बढ़ते हुए मानसिक तनाव, भूमंडलीय उष्णता, ओजोन परत को क्षति, ये सब जलवायु परिवर्तन के ही परिणाम हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, ऑल ऑफ दीज, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा के नए स्रोत का उदाहरण है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ न्यू सोर्सेस ऑफ एनर्जी? बताएं करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। कोयला, ताप ऊर्जा, वाष्प ऊर्जा, आणविक ऊर्जा, या सौर ऊर्जा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। आप लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर बता रहे हैं, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न है, भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? इन विच ईयर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? तो भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जो स्थापना हुई है, ठीक है, पीसीबी की जो स्थापना हुई, सीपीसीबी इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो सीपीसीबी की यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो स्थापना हुई वह कब हुई, यही पूछा गया है। तो वह हुई थी 1974 में। ऑप्शन नंबर ए में दिया करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों ने इन प्रश्नों को जानने का प्रयास किया। आगे और भी तमाम सारे इसी प्रकार से प्रश्न हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इसमें मैंने रखा है जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग वीडियो को लगातार शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जो हमारे साथ नए बंधु जुड़ रहे हैं, हमारे भाई जुड़ रहे हैं, वो लोग वीडियो को शेयर भी करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि डेवलपमेंट, प्रश्न क्या दिया हुआ है, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, डेवलपमेंट, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन एक पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक लिखी हुई है, हु इज़ ऑथर ऑफ द बुक डेवलपमेंट, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, ये बुक का नाम है। इस बुक को किसने लिखा है? तो इस बुक को लिखने वाले जो विद्वान हैं उनका क्या नाम है भैया? उनका नाम है क्या नाम है भाई? उनका नाम है जी सत्यनारायण। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, ये प्रश्न कूट और निष्कर्ष वाला है। देखिए प्रश्न है, निम्नांकित में से या निम्नांकित कथन में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। सेलेक्ट करेक्ट, जो एक प्रकार से ऑप्शन है उसको आपको इसमें चूज करना है। कथन दिया गया है, विस्थापन की प्रकृति डैश होती है जबकि प्रवास की प्रकृति डैश होती है। यहाँ पर आपको दिया गया कथन, ठीक है, अंग्रेजी में बात भी लिखी हुई है। तो इसको आपको पूरा करना है। इसमें क्या भरना है? विस्थापन की प्रकृति कैसी होती है? तो विस्थापन की प्रकृति की अगर बात की जाए तो विस्थापन की प्रकृति बाध्यताकारी होती है। विस्थापन की प्रकृति बाध्यताकारी होती है, जबकि प्रवास की प्रकृति क्या होती है? ऐच्छिक होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाध्यताकारी यहाँ पर भरा जाएगा और ऐच्छिक भरा जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर इस तरीके से आपको देना था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन विस्थापन का प्रकार नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट? बताएं विस्थापन का एक प्रकार कौन सा नहीं है? देखिए प्राकृतिक विस्थापन होता है प्राकृतिक कारणों से, सामाजिक विस्थापन सामाजिक कारणों से होता है, औद्योगिक विस्थापन जब कहीं पर उद्योगों का एक प्रकार से उद्योगों का बढ़ावा मिलता है, उद्योग स्थापित किए जाते हैं, तो वहाँ पर लोगों को एक प्रकार से नहीं रहने दिया जाता है, उनको दूर बसाया जाता है, तो इस कारण से विस्थापन होता है। प्रकृति यानी बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, तो लोग उस स्थान को बदल देते हैं। सामाजिकता के कारण से कभी कभी लोग अपने स्थान को खाली कर देते हैं, और उद्योगों के विकास से
ऐच्छिक विस्थापन ये एक विस्थापन का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी लगा दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपका आ चुका है, सरदार सरोवर बांध के कारण भारत के किस प्रदेश की जनजातियों का सबसे अधिक विस्थापन हुआ है? ड्यू टू सरदार सरोवर डैम इन विच स्टेट द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइब्स ऑक्यूर्ड? बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका। यानी भारत सरदार सरोवर बांध जब बना तो बांध बनने पर आपको पता होगा बहुत ज़्यादा इलाके में जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। वनस्पतियाँ और जीव जंतु तो नष्ट होते ही हैं, साथ ही साथ जो जंगल में रह रहे जनजातियाँ होती हैं उनका भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे उनको दिक्कत होती रहने के लिए, तो उनको भी एक प्रकार से विस्थापन करना पड़ता है, अपने स्थान से अलग जाना पड़ता है। तो वही प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि सरदार सरोवर बांध के कारण भारत के किस प्रदेश की जनजातियों का सबसे अधिक विस्थापन हुआ है? तो वो जनजाति कौन सी भैया? उस जनजाति का नाम है, क्या नाम है? मध्य प्रदेश की जो जनजातियाँ हैं उनको एक प्रकार से उनका ज़्यादा विस्थापन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान यानी भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो किस वर्ष पारित हुआ भैया? ये पारित हुआ 2013 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की विकासात्मक परियोजनाओं से न्यूनतम संख्या में व्यक्तियों का विस्थापन हुआ है? तो किस प्रकार की विकासात्मक परियोजनाओं से न्यूनतम संख्या में व्यक्तियों का विस्थापन हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वन्य जीव अभ्यारण्य के कारण। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी बांध निर्माण में बहुत ज़्यादा विस्थापन होता है, औद्योगिक प्रतिष्ठान में भी बहुत ज़्यादा विस्थापन होता है लोगों का, और खनन परियोजनाएं चलती तो भी बहुत विस्थापन होता है, तीव्र गति से और ज़्यादा संख्या में होता है। लेकिन वन्य जीव अभ्यारण्य बनाने से बहुत कम संख्या में लोगों को वहाँ से हटाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका लगेगा बी ऑप्शन इज राइट आंसर। यह सब प्रश्न ध्यान रखिएगा, आपकी परीक्षा में आ सकता है। अगला प्रश्न है, देखिए कूट वाला प्रश्न है, निम्नांकित दो वक्तव्य यानी कथन ए दिया गया है और कारण आर दिया गया है, तो इसके रूप में दिए गए हैं। इनका सावधानीपूर्वक परीक्षण करके कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी आपको कथन क्या दिया गया है? आपको कथन दिया गया है, नगरों के विस्तार तथा औद्योगिकरण के कारण भारत में लाखों किसान विस्थापित हुए हैं। ऑप्शन मतलब कारण दिया गया आपको, राज्यों द्वारा भूमि अधिग्रहण के कारण किसानों का विस्थापन हुआ है। इनमें से कौन सा कथन आप मतलब कि कथन और कारण क्या सही है? आपसे ऑप्शन ए में देगा सत्य, मतलब ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, या ए और आर दोनों सत्य है, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है, या ए तथा आर दोनों असत्य है। ये ऐसे आपको ऑप्शन देगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं? इनमें दोनों सही है या दोनों गलत है, या फिर एक सही है एक गलत है? बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सत्य हैं। अर्थात नगरों के विस्तार और औद्योगिकरण के कारण भारत में लाखों किसान विस्थापित हुए हैं, बिल्कुल सही बात है। और राज्यों के द्वारा भूमि अधिग्रहण के कारण भी किसानों का विस्थापन हुआ है। तो इस प्रकार से ये दोनों कथन और कारण दोनों सही हैं, अर्थात ए और आर दोनों सत्य हैं। ठीक है, इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आपको देना था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे, एक बार शेयर करेंगे सभी लोग वीडियो को, ठीक है, ताकि इसी प्रकार से और वीडियोज़ आपको मिलती रहे और लगातार आप इसी प्रकार से पढ़ते रहें। ठीक है, चले आगे जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न है भारत में श्रम शक्ति से संबंधित, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में श्रम शक्ति से संबंधित लोगों की संख्या है। द नंबर ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू लेबर फोर्स इन इंडिया इज बताएं करेक्ट आंसर क्या है? भारत में श्रम शक्ति से संबंधित लोगों की संख्या कितनी है? लगभग और लगभग, तो लगभग और लगभग कितनी भैया? बिल्कुल 46 करोड़ के आसपास 2011 की जनगणना के अनुसार 46 करोड़। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष आरंभ की गई? इन विच ईयर द प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना वाज लॉन्च्ड इन इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ये लॉन्च हुई थी 2015 में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, इंजीनियरिंग तथा चिकित्सा के क्षेत्र में उच्च प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं के द्वारा प्रशासनिक सेवाओं में पलायन करने का मुख्य कारण है। द मेन केसेस ऑफ गेटवे बाई हाईली ट्रेंड यूथ इन इंजीनियरिंग एंड मेडिकल फील्ड टू एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इज, यानी इंजीनियरिंग तथा चिकित्सा के क्षेत्र में उच्च प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं के द्वारा प्रशासनिक सेवाओं में पलायन करने का मुख्य कारण क्या है? तो उसका मुख्य कारण है सत्ता की चाहत।
ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सत्ता की चाहत के कारण से लोग जो है प्रशासनिक सेवाओं में जाते हैं, फिर वहाँ से क्या होता है बड़े बड़े पोस्ट पर भी बाद में जाने का एक प्रकार से रास्ता खुल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को लागू करना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय का दायित्व है? आउट ऑफ द फॉलोइंग विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल टू इम्प्लीमेंट PMKV योजना? बताएं। यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को शॉर्ट फॉर्म में PMKV योजना भी कहा जाता है। तो इसका लागू करने का मतलब दायित्व जो है किस मंत्रालय को है? तो इसका जो दायित्व है वो किसका है भाई? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय जो है, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री जो होती है उसी का दायित्व है ये। ऑप्शन नंबर बी में दिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ सकता है एग्जाम में कि उत्तर प्रदेश में किस योजना के अंतर्गत सन 2022 से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रम में संशोधन करने की नीति अपनाई गई? बताएं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौशल विकास योजना, व्यावसायिक कौशल कार्यक्रम, या एक जिला एक उत्पाद योजना, या फिर स्वरोजगार योजना? तो प्रश्न क्या है? प्रश्न है उत्तर प्रदेश में किस योजना के अंतर्गत 2022 में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रम में संशोधन करने की नीति अपनाई गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक जिला एक उत्पाद योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से किसने भारत में कौशल विकास की समस्या के समाधान के लिए पारिस्थितिकी व्यवस्था पर गंभीरता से कार्य करने का सुझाव दिया? तो ऐसा किसने किया भाई? किसने सुझाव दिया था? बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल डॉक्टर वाल्टर इज राइट आंसर। आप सभी के करेक्ट आंसर आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, मानव संसाधन विकास के संदर्भ में कौन सा एक कथन सही नहीं है? ये 4 कथन आपको दिए गए, इनमें से एक कथन गलत है, बाकी 3 सही हैं। तो गलत कथन कौन सा इनमें से? तो गलत कथन कौन सा भैया? देखिए पहले सही कथनों को हम देखते हैं। तो मानव संसाधन विकास के संदर्भ में देखिए पहला कथन है कि मानव संसाधन विकास औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह का होना आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है। औपचारिक यानी कि एक प्रकार से नियमबद्ध, और अनौपचारिक दोनों तरीके से होना चाहिए। दूसरी, वृत्ति नियोजन मानव संसाधन विकास का महत्वपूर्ण पक्ष है। ये बिल्कुल करियर प्लानिंग या वित्तीय नियोजन जो होता है ये कौशल विकास या मानव संसाधन विकास का एक प्रकार से महत्वपूर्ण बात है, ये भी ठीक है। शिक्षा और प्रशिक्षण नवाचारों का स्रोत है, नवीनता का स्रोत है, बिल्कुल ठीक है। शिक्षा और प्रशिक्षण से क्या होता है? समाज में नवीनता आती है, लोग नवीन चीज़ों को अपनाते हैं। डी ऑप्शन दिया है, भौतिक संसाधनों के विकास को मानव पूंजी कहा जाता है। ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर इसका डी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव संसाधन विकास के संदर्भ में यही कथन सही नहीं है, बाकी ऊपर 3 कथन जो हैं ए बी सी यानी आबासा वो करेक्ट हैं। ठीक है, आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार सभी लोग शेयर करेंगे वीडियो को। ठीक है, चलिए हम और भी जानने का प्रयास करते हैं। ये सब प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा में हूबहू आ सकते हैं, तो इन प्रश्नों को आप लोग एकदम से तैयार कर लेंगे। ठीक है, चलिए जानने का प्रयास करते हैं अगला प्रश्न क्या आपसे पूछेगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, भारत में कृषक या कृषक संकट से निम्नलिखित में से किस दशा का बोध होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन रिफ्लेक्ट्स एग्रियन क्राइसिस इन इंडिया? बताएं। भारत में कृषक संकट से निम्नलिखित में से किस दशा का बोध होता है? कृषि उत्पादन में कमी का, या कृषक आत्महत्याओं के मामलों से, या कृषक समस्या में वृद्धि से, या किसान आंदोलनों में वृद्धि से? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल कृषक समस्याओं में वृद्धि से। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सरकार कृषि उपज की खरीद जिस कीमत पर करती है उसे क्या कहा जाता है? तो सरकार कृषि उपज की खरीद जो है जिस कीमत पर करती है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है समर्थन कीमत। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा कृषिक या कृषक संकट से संबंधित है? तो कौन सी दशा संबंधित है भैया? इनमें से कौन सी दशा रिलेटेड है? कृषि उत्पादों का दोषपूर्ण भंडारण। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सिंचित कृषि क्षेत्र कितना है? तो भारत में कृषि सिंचित क्षेत्र कितना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत में कृषि सिंचित क्षेत्र की अगर बात की जाए, व्हाट इज़ द इरीगेटेड एग्रीकल्चरल एरिया इन इंडिया?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40% से अधिक। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 40% से अधिक, मोर देन 40%। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, संतुलित कृषि का आशय है, बताएं संतुलित कृषि का क्या आशय है भैया। संतुलित कृषि का आशय है, क्या आशय है, परंपरागत फसलों की जगह नई फसलों का उत्पादन, बिल्कुल ठीक है। कम लागत पर बेहतर उपज, ये भी बिल्कुल संतुलित कृषि का ही आशय है। सिंचाई के लिए कम पानी की आवश्यकता, ये भी ऑप्शन नंबर लगा देंगे डी ऑप्शन, यह सभी यानी ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह सभी संतुलित कृषि का यह सभी आशय है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नांकित में से कौन सी एक दशा किसानों की मृत्यु का एक कारण है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज अ केस ऑफ फार्मर्स डेथ। कारपोरेट कृषि, फसलों का अपर्याप्त समर्थन मूल्य, या कीटनाशक दवाओं का असुरक्षित उपयोग, या अपर्याप्त सिंचाई की सुविधाएं। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कीटनाशक दवाओं का असुरक्षित उपयोग। ये खास करके एक दशा किसानों की मृत्यु का एक कारण बन सकती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लाने का प्रयास करता हूं। देखें आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ चुका है, और सभी लोग शेयर करते रहिएगा वीडियो को, ताकि इसी प्रकार से और भी वीडियोस आपके समक्ष आती रहे। इससे पहले 2 वीडियोस ऑलरेडी बीए 4th सेमेस्टर की अवेलेबल हैं, सोशियोलॉजी की, आप देख लीजिएगा। 2nd सेमेस्टर की कल हमने दे दी थी, और उससे पहले भी वीडियोस आपकी अवेलेबल है। दूसरा चैनल हमारा बीए करेकर, वहाँ पर आप जा करके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा वैश्वीकरण का नकारात्मक परिणाम है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ निगेटिव कंसिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। बताने का प्रयास करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा वैश्वीकरण का नकारात्मक परिणाम है। तो वैश्वीकरण का जो नकारात्मक परिणाम है, इनमें से वो कौन सी दशा है भैया, वो कौन सी दशा है। स्थानीय संस्कृतियों पर आघात, आर्थिक असमानता में वृद्धि, विकसित देशों के द्वारा अल्प विकसित देशों में निम्न गुणवत्ता की वस्तुओं के उपभोग को प्रोत्साहन। ये तीनों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी ये सारी की सारी दशाएं वैश्वीकरण का नकारात्मक परिणाम ही हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, तीसरी दुनिया के देशों की समस्याएं अमेरिका तथा यूरोप के उपनिवेशवादी व्यापार की देन है। यह कथन किसका है। तो यह कथन किसका है भैया, इस कथन को कहने वाले जो विद्वान हैं उनका नाम है फ्रैंक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यह तर्क दिया है कि वैश्वीकरण सांस्कृतिक बहुलवाद को बढ़ावा देता है। तो किसने यह तर्क दिया है कि वैश्वीकरण सांस्कृतिक बहुलवाद को बढ़ावा देता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऐसा कहने वाले जो विद्वान हैं, यानी कि ऐसा कहा किसने भाई, ऐसा कहा है जो है गिडिंग्स महोदय ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 1960 ईस्वी में मार्शल मैकलुहन ने निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा प्रस्तुत की थी, बताएं। तो 1960 में मार्शल मैकलुहन ने या मैकलुहन महोदय ने कौन सी अवधारणा प्रस्तुत करी थी भाई। तो उन्होंने जो अवधारणा प्रस्तुत करी थी वो कौन सी थी भाई, वो अवधारणा थी वैश्विक गांव की अवधारणा। ऑप्शन नंबर इसका सी है, ग्लोबल विलेज के बारे में उन्होंने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, गिडेंस द्वारा वैश्वीकरण के 4 आयामों के अतिरिक्त जी तेजड़ा ने किस 5वें आयाम का उल्लेख किया है। जो 5वें मतलब 5वें आयामों का जो वैश्वीकरण के 4 आयाम तो बताए थे गिडिंग्स महोदय ने, लेकिन जी तेजड़ा ने 5वें आयाम का उल्लेख किया। वो 5वां आयाम जो था वो था सांस्कृतिक वैश्वीकरण के बारे में उन्होंने बताया था, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। ऑप्शन नंबर इसका सी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, निर्भरता का सिद्धांत। प्रश्न क्या है भाई, प्रश्न है निर्भरता का सिद्धांत निम्नांकित में से किससे संबंधित है। द थियरी ऑफ डिपेंडेंसी इज रिलेटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। विकसित देशों के द्वारा अपनी शर्तों पर निर्धन देशों से व्यापार, या आर्थिक साम्राज्यवाद, या पूंजीवादी व्यवस्था, या फिर उपरोक्त सभी। निर्धनता का सिद्धांत जो संबंधित है वो किससे संबंधित है भैया, इन सभी चीज़ों से, पूंजीवादी व्यवस्था से भी, आर्थिक साम्राज्यवाद से भी, विकसित देशों पर अपनी शर्तों पर निर्धन देशों से व्यापार, ये सब निर्धनता का सिद्धांत से ही रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे, ऑल ऑफ दीज, अर्थात उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आ सकता है, रट लीजिएगा। प्रश्न है, केंद्र परिधि का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। हु प्रेजेंटेड द थियरी ऑफ सेंटर
पेरिफरी। बताएं केंद्र परिधि का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो केंद्र परिधि का जो सिद्धांत प्रस्तुत किया था वो किया था किसने भैया? A.G. फ्रैंक महोदय ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न पूछा आता है। अच्छा, आपसे ये प्रश्न भी पूछा सकता है। प्रश्न क्या आपसे पूछा सकता है कि असमान विकास की अवधारणा किसने प्रस्तुत करी थी? तो समीर अमीन ने करी थी। क्या किसकी? असमान विकास की अवधारणा समीर अमीन ने एक प्रकार से प्रस्तुत करी थी। ये बात ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। बढ़िया प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे। फटाफट से एक बार वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार से और भी वीडियोस आपको मिलती रहें और आप लगातार पढ़ते रहें इसे। ठीक है, चलें आगे जानने का प्रयास करते भाई। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है किसने विभिन्न देशों और उनके लोगों की 3 मुख्य श्रेणियों जैसे कि परंपरावादी समाज, संक्रमणकालीन समाज और आधुनिक समाज, इन 3 मुख्य श्रेणियों में किसने विभिन्न देशों के और उनके लोगों की 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा? परंपरावादी समाज, संक्रमणकालीन समाज और आधुनिक समाज में। बताएं किसने बांटा ऐसा भाई? तो ऐसा करने वाले जो विद्वान हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम है लर्नर महोदय। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बन सकता है BA 4th सेमेस्टर सोशियोलॉजी के पेपर में कि स्मेल्सर ने विकास की अवधारणा को किन 3 मुख्य चरों में से संबंधित किया है? तो 3 चर कौन से हैं भाई? स्मेल्सर महोदय जो बताते हैं वो कौन सा है? विभेदीकरण, एकीकरण और सामाजिक दशाएं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट आंसर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कोई भी आधुनिक समाज जनसंचार की विकसित व्यवस्था के बिना कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकता, यह कथन किसका है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा। प्रश्न क्या है? कोई भी आधुनिक समाज जनसंचार की विकसित व्यवस्था के बिना सफलतापूर्वक या कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकता, ऐसा कहने वाले जो विद्वान हैं उनका नाम है डेनियल लर्नल। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रोस्टो ने आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में विकास के किस प्रारूप की विवेचना करी है भैया? अंग्रेजी में लिखा हुआ है विच टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज डिस्क्राइब बाय रोस्टो इन रेफरेंस टू इकोनॉमिक ग्रोथ? रेखीय प्रारूप, मौद्रिक प्रारूप, प्रसारवादी प्रारूप या फिर ये सभी प्रारूप? तो रोस्टो ने आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में विकास के किस प्रारूप की विवेचना करी है? तो उन्होंने किसकी विवेचना करी भैया? रेखीय प्रारूप की विवेचना करी है, लाइनर टाइप। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। लर्नर महोदय ने विकास शब्द को विकास शब्द की जगह किस शब्द का अधिक प्रयोग किया है? विच इज़ द वर्ड यूज फ्रिक्वेंटली बाय लर्नर इन प्लेस ऑफ डेवलपमेंट? बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आधुनिक तथा आधुनिकता, मॉडर्न एंड मॉडर्निटी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकास शब्द की जगह इन्होंने आधुनिक और आधुनिकता शब्द का प्रयोग किया है लर्नर ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला क्वेश्चन है लर्नर का शोध कार्य किन देशों के लोगों की प्रतिक्रियाओं पर आधारित है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। द रिसर्च वर्क कैरीड बाय लर्नर इज बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स ऑफ पीपुल ऑफ विच कंट्रीज? बताएं एशिया के देश, अफ्रीका के देश, मध्य पूर्व के देश या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य पूर्व के देश। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लर्नर का शोध कार्य जो है वो मध्य पूर्व के देश की प्रतिक्रियाओं पर ही आधारित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। रोस्टो के सिद्धांत के अनुसार भारतीय समाज निम्नांकित में से विकास की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? अकॉर्डिंग टू रोस्टो द इंडियन सोसाइटी बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ डेवलपमेंट? परंपरावादी स्तर यानी कि ट्रेडिशनल स्टेज, या आत्मस्फूर्ति से पूर्व का स्तर प्री टेक ऑफ स्टेज, या आत्मस्फूर्ति का स्तर टेक ऑफ स्टेज, या परिपक्वता की प्रेरणा का स्तर यानी कि ड्राइव टू मैच्योरिटी स्टेज? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रोस्टो के सिद्धांत के अनुसार भारतीय समाज निम्नांकित में से विकास की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आत्मस्फूर्ति का स्तर यानी टेक ऑफ स्टेज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। चलें फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
प्रश्न है कि जब एक समाज सरल समाज से जटिल समाज के रूप में बदलता है तब इस दशा को कहा जा सकता है। When a simple society is converted into the complex society, this condition can be called as। इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जब एक समाज जो होता है सरल समाज से जटिल समाज की रूप में बदलता है तो इस दशा को हम विकास कहते हैं, मानव विकास कहते हैं, या आर्थिक विकास कहते हैं, या फिर इसको सतत विकास कहते हैं, यानी डेवलपमेंट बोलेंगे, या ह्यूमन डेवलपमेंट बोलेंगे, या इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलेंगे, या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलेंगे। बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे, सभी लोग बताइएगा। जब एक समाज, प्रश्न क्या है, जब एक समाज सरल समाज से जटिल समाज के रूप में बदलता है तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहेंगे, ऐसी स्थिति को हम कहेंगे भैया विकास हो रहा है। क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल डेवलपमेंट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा आर्थिक विकास से संबंधित नहीं है। विच वन ऑफ द स्टेट फॉलोइंग कंडीशंस इज नॉट रिलेटेड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, पूंजी का संचय, नई प्रौद्योगिकी का विकास, जनसंख्या के आकार में कमी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आप सभी लोग करेक्ट आंसर बता रहे हैं, बिल्कुल जनसंख्या के आकार में कमी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सी एक दशा आर्थिक विकास से संबंधित नहीं है। जनसंख्या के आकार में कमी, यही आर्थिक विकास से संबंधित नहीं है। बाकी नई प्रौद्योगिकी का विकास, पूंजी का संचय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, ये सब आर्थिक विकास से रिलेटेड है, जबकि जनसंख्या के आकार में कमी या वृद्धि ये रिलेटेड नहीं है, एक आर्थिक विकास किससे संबंधित नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सामाजिक विकास के बारे में निम्नांकित में से कौन सा एक कथन सत्य है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट सोशल डेवलपमेंट। बताएं इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, सामाजिक विकास का संबंध भावी पीढ़ियों के हितों को सुरक्षित रखने से नहीं। सामाजिक विकास का तात्पर्य दुर्बल वर्गों का संरक्षण करना, ये भी नहीं है। सामाजिक विकास का संबंध परोपकार से नहीं। सामाजिक विकास की प्रकृति गतिशील होती, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये डी ऑप्शन, यानी द नेचर ऑफ सोशल डेवलपमेंट इज़ डायनामिक। मतलब सामाजिक विकास की जो प्रकृति होती है, जो नेचर होता है, वो गतिशील होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न है, मानव विकास का संबंध संस्थात्मक, सामाजिक तथा प्रशासनिक संरचना में संरचनात्मक परिवर्तन होने से है। ये एक कथन है, विद्वान ने कहा है किसी, तो ये किस विद्वान ने कहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इज रिलेटेड विथ अ क्रिएटिव चेंज इन इंस्टीट्यूशनल, सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। हुज इज द स्टेटमेंट। तो इसको किसने कहा था भैया, इसको कहने वाले विद्वान का क्या नाम है बताएं। बाटोमोर, गुरनार मिडल, मिचेल टोडारो या फिर सैमुअल्सन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी कह रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी, मिचेल टोडारो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग रिवीजन कर रहे हैं एक प्रकार से, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो इसी प्रकार से प्रश्न आएंगे। बाकी एक इससे पहले ऑलरेडी मॉडल पेपर, 2 मॉडल पेपर अवेलेबल है, उन दोनों को आप जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस लेखक ने जीवन अवसरों की वृद्धि को सामाजिक विकास की आवश्यक दशा माना है। आउट ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स हु रिगार्डेड द इंक्रीज इन लाइफ चेंजेस एज अ नेसेसरी कंडीशन ऑफ सोशल डेवलपमेंट। बताएं किस लेखक ने जीवन अवसरों की वृद्धि को सामाजिक जीवन की आवश्यक दशा माना है। तो ऐसा किसने माना भैया, ऐसा मानने वाले विद्वान है कीथ वार्नर। ऑप्शन नंबर सी में दिए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा जाएगा आपकी परीक्षा में, पूछा भी गया है। एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है। हु इज़ ऑथर ऑफ द बुक्स एशियन ड्रामा। एशियन ड्रामा जो पुस्तक है, इसको लिखने वाले जो विद्वान हैं उनका क्या नाम है, उनका नाम है गुरनार मिडल। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, सामाजिक विकास निम्नांकित में से किस, मतलब निम्नांकित में से परिवर्तन के किस प्रकार से संबंधित है। सोशल डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। संरचनात्मक परिवर्तन, सार्वभौमिक परिवर्तन, उद्विकासीय परिवर्तन या सतत परिवर्तन। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सामाजिक विकास निम्नांकित में से
के परिवर्तन के किस प्रकार से संबंधित है सामाजिक विकास, बताने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल चेंज। ओके, सामाजिक विकास जो है वो संरचनात्मक परिवर्तन से रिलेटेड है, से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे और शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को। ओके, चले जानने का प्रयास करते हैं कि करेक्ट अगला प्रश्न जो है वो कौन सा है। देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के दृष्टि से आपके। ओके, प्रश्न क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा निम्नांकित में से कौन सा वर्ष महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज डिक्लेयर्ड एज वुमेन इम्प्रूवमेंट या एम्पावरमेंट ईयर बाई यूएनओ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2001 को। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला प्रश्न, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या है, भारत में प्रश्न क्या दिया हुआ है, भारत में स्त्रियों को पुरुषों के समान परिवार की संपत्ति में अधिकार देने का सामाजिक विधान किस वर्ष पास हुआ। इन विच ईयर द सोशल लेजिस्लेशन प्रोवाइडिंग इक्वल राइट टू वुमेन इन फैमिली प्रॉपर्टी एट पर विथ मेन वाज पास्ड इन इंडिया। तो ऐसा मतलब भारत में पुरुषों और स्त्रियों को मतलब पुरुषों के समान या स्त्रियों को पुरुषों के समान परिवार की संपत्ति में अधिकार देने का जो सामाजिक विधान है वो किस वर्ष पारित हुआ भैया। तो पारित हुआ 1956 में विशेष विवाह अधिनियम के बाद से। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, भारतीय समाज के संदर्भ में कौन सी एक दशा घरेलू हिंसा का कारण है। विच वन कंडीशन इज केस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इज रेफरेंस टू इंडियन सोसाइटी। ग्रामीण सामाजिक संरचना, आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण या फिर इनमें से कोई नहीं। भारतीय समाज के संदर्भ में कौन सी एक दशा घरेलू हिंसा का कारण है आपसे पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, निम्नांकित में से कौन सी एक दशा घरेलू हिंसा से संबंधित नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट रिलेटेड टू डायनेमिक वायलेंस। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जाति पंचायत द्वारा किसी स्त्री को दी जाने वाली शारीरिक प्रताड़ना जो होती है, ये सब एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे एक दशा है, घरेलू हिंसा से संबंधित नहीं। बाकी दहेज यातना घरेलू हिंसा से रिलेटेड है। कामकाजी महिला के वेतन पर पति या पिता के द्वारा अधिकार कर लेना, ये भी घरेलू हिंसा कही जाएगी। किसी विधवा को पुनर्विवाह करने से रोकना, यह भी घरेलू हिंसा ही है। ठीक है, जबकि जाति पंचायत के द्वारा किसी स्त्री को दी जाने वाली शारीरिक प्रताड़ना, ये घरेलू हिंसा नहीं कही जाएगी। ठीक है, तो यही पूछा गया था कौन सी घरेलू हिंसा से संबंधित नहीं है दशा, तो बी ऑप्शन वाली दशा जो है वो रिलेटेड नहीं है। फिजिकल टॉर्चर टू एनी वेमेन, ठीक है, और किसके द्वारा, कास्ट पंचायत के द्वारा, तो ऐसा बिल्कुल भी वो नहीं आता उसमें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्प से सही शब्द का चयन कीजिए। लिखा हुआ है कथन में कि जिन स्त्रियों में डैश अधिक होता है उनके विरुद्ध घरेलू हिंसा की संभावना उतनी ही अधिक रहती है। तो यानी क्या, शिक्षा अधिक होती है या संपत्ति अधिक होती है, सहनशीलता या विरोध की प्रवृत्ति अधिक होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जिन स्त्रियों में क्या अधिक होता है भैया, जिन स्त्रियों में सहनशीलता अधिक होती है, टॉलरेंस जो होता है अधिक होता है, उनके विरुद्ध घरेलू हिंसा की संभावना उतनी ही अधिक रहती है। जितना वो सहती जाती है बेचारी, उतना ज़्यादा उनको दबाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं जो कि घरेलू हिंसा से रिलेटेड प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सामान्यीकरण के रूप में निम्नांकित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। इनमें से फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सामान्यीकरण के रूप में निम्नांकित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। देखिए, इसका एक प्रकार से बात की जाए, 3 कथन एकदम से सत्य हैं। देखिए, पहला कथन है, निम्न और उच्च वर्ग की तुलना में मध्यम वर्ग की महिलाओं का दहेज उत्पीड़न अधिक होता है। बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है, आपसे गलत पूछा गया है। अगला प्रश्न है, शिक्षित महिलाओं की तुलना में अशिक्षित महिलाएं अधिक पीटी जाती हैं। बिल्कुल ठीक है, शिक्षित महिलाएं जो होती कम पीटी जाती हैं, लेकिन अशिक्षित महिलाएं ज़्यादा पीटी जाती हैं, मारी जाती हैं, और घरेलू हिंसा का शिकार वो ज़्यादा होती हैं। ये भी ठीक है। तीसरा दिया हुआ है कि दहेज के आधार पर
महिलाओं का उत्पीड़न करने वाले पुरुष दोषपूर्ण व्यक्तित्व के होते हैं। बिल्कुल ठीक है, दोषपूर्ण व्यक्तित्व के ही होते हैं, तभी ऐसा करते हैं। चौथा दिया हुआ है, घरेलू हिंसा की सबसे अधिक घटनाएं पुरुष के द्वारा शराब के नशे में की जाती हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो सामान्यीकरण के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी यही सही नहीं है, डी ऑप्शन वाला। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत सरकार के द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण कानून किस वर्ष पारित किया गया? तो ये कब पारित किया गया बताएं, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। इन विच ईयर द प्रोटेक्शन ऑफ वेमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वाज पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो ये पास कब किया गया भाई? ये कब पास हुआ है? ये पास हुआ है वर्ष 2005 में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न हमेशा परीक्षा में आता है, तो इस प्रश्न को एकदम से रट लीजिएगा। और जो महिला सशक्तिकरण वर्ष जो 2001 को घोषित किया गया है, वो भी यूएनओ के द्वारा ये प्रश्न भी आता है आपकी परीक्षा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा फटाफट से, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा जो हमारे साथ नए बंधु जुड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, 1931 ईस्वी की जनगणना में J.H. हटन महोदय ने दलित जातियों को निम्नलिखित में से किस नाम से संबोधित किया? बताएं, तो किस नाम से संबोधित किया था भैया J.H. हटन ने? अनुसूचित जाति, अछूत जाति या बाहरी जाति? तो उन्होंने क्या कहा था, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा था बाहरी जाति। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, वर्तमान में दलित जातियों का संबंध किन जातियों से है? बताएं। एट प्रेजेंट द दलित कास्ट आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कास्टेज? अनुसूचित जातियाँ, शूद्र वर्ण से संबंधित जातियाँ, या अत्यधिक निर्धन जातियाँ, अनुसूचित जातियाँ, जनजातियाँ? तो दलित जातियों का संबंध किन जातियों से भैया? दलित जातियों का संबंध जो है वो किससे है? वो अनुसूचित जातियों से है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे ओके, आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ा जाए भैया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, प्रश्न क्या दिया हुआ है, नीचे दो वक्तव्य कथन और कारण दिए गए हैं या कारण के रूप में दिए गए हैं। कूट में दिए गए उत्तरों में से इनसे संबंधित सही उत्तर का चयन कीजिए। आइए हम इसको देखने का प्रयास करते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर हम लोग किस तरीके से देते हैं और किस तरीके से इसको हमको देना चाहिए। तो देखिए, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, कथन है, कथन दिया हुआ है, इसमें कथन दिया हुआ है कि भारत की विभिन्न दलित जातियों की परिस्थिति में होने वाला परिवर्तन समान प्रकृति का नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है ये। कारण कह रहा है कि विभिन्न दलित जातियों की शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थिति एक दूसरे से बहुत भिन्न है। ये दोनों एकदम से ठीक हैं, यानी कि कथन तथा कारण दोनों सही हैं, और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी उनकी सही प्रकृति को दर्शाती है? पिछड़े हिंदुओं की श्रेणी, विशिष्ट श्रेणी, गैर अनुसूचित श्रेणी या अवशिष्ट श्रेणी? अन्य पिछड़े वर्गों के लिए जो है वो कौन सी है भाई? वो अवशिष्ट श्रेणी है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। रेसिड्यूल कैटेगरी, अवशिष्ट श्रेणी अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कही जाती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, पिछड़े वर्गों की दशा में सुधार करने के लिए केरल में निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन चलाया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन केरला टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, पेरियार E.B. रामास्वामी ने मद्रास में पिछड़े वर्गों की अलग पहचान स्थापित करने तथा उन्हें आरक्षण की सुविधा देने के लिए जो राजनीतिक संगठन स्थापित किया उसका क्या नाम था? तो उसका क्या नाम था भैया? उसका क्या नाम था? उसका नाम था द्रविड़ जो है कड़ंगम पार्टी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये प्रश्न बड़े ही इंपॉर्टेंट थे जो कि मैं बता रहा हूँ आपकी परीक्षा की दृष्टि से। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है भाई?
प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि जब एक देश में किसी दूसरे देश के द्वारा आतंकवाद फैलाया जाता है तब इसे क्या कहा जाता है? बताएं। जब एक देश के द्वारा किसी दूसरे देश में आतंकवाद फैलाया जाता है तो इसको बाह्य आतंकवाद कहते हैं, एक्सटर्नल मतलब कि टेररिज्म बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है और अब की बार भी आ सकता है। प्रश्न अगला है हागानाह को संसार का सबसे पहला धार्मिक आतंकवादी संगठन माना जाता है और इस संगठन का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से था? तो हागानाह जो है एक संगठन है, धार्मिक आतंकवादी संगठन है। इसका संगठन जो है, यह संगठन किस धर्म से रिलेटेड है भैया? तो यह संगठन जो है वो रिलेटेड है यहूदी धर्म से। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहूदी धर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। झारखंड तथा आंध्र प्रदेश में आतंकवाद फैलाने वाले सबसे प्रमुख आतंकवादी संगठन को क्या कहा जाता है? तो झारखंड तथा आंध्र प्रदेश में आतंकवाद फैलाने वाले सबसे प्रमुख आतंकवादी को कौन संगठन कहते हैं भैया? उनको कहते हैं नक्सलवादी या नक्सलवाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बड़ा ज़बरदस्त है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। कूट में दिए गए उत्तरों में से सही जोड़ों को प्रदर्शित करने वाले उत्तर का चयन कीजिए। देखिए बढ़िया प्रश्न है परीक्षा के दृष्टि से आपके, ठीक है, इसको देखने का प्रयास करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ढूंढना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले इसको हम मिलाते हैं और मिलाने के बाद में फिर हमको उत्तर मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मिलाने का काम करते हैं भाई। देखिए असम में जो है वो कौन सा है भाई? असम की अगर बात की जाए तो असम में जो है उल्फा नाम का एक प्रकार संगठन है, आतंकवादी संगठन है। कौन सा? उल्फा। तो उल्फा संगठन कहाँ का भैया? उल्फा संगठन आपका है असम का। कहाँ का है भाई? उल्फा संगठन आपका असम का है। ओके, तो इसका मिल जाएगा असम वाला उल्फा से, यानी कि ए का आपका हो गया 3। अब ए का 3 देखो इनमें से कहाँ कहाँ पर है, 1 मिनट में थोड़ा सा और ऊपर कर लूँ, फिर 4 ऑप्शन आपको दिए। देखिए असम में ए का 3, ये तो एकदम से आपको कन्फर्म है। अब देखिए मान लेते एक ही आपको पता है तो कैसे निकालेंगे? देखिए ए ऑप्शन में देखिए 3 किन कोने कोने में है। देखिए 3 बी में है और सी में है, यानी कि पहला आपका गलत हो गया और डी वाला यानी कि आपका चौथा गलत हो गया। बाकी अब बी और सी में आपकी लड़ाई है। अब एक और आप जान जाइए फिर आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए अब बी का चौथा होगा या पहला होगा, इन्हीं दोनों में से एक होगा। तो देखिए बी का चौथा यानी कि तालिबान ओसामा बिन लादेन, या एक प्रकार से पहला होगा भिंडारा वाला। तो इसका क्या होगा भाई? देखिए तो बिल्कुल तालिबान जो है ओसामा बिन लादेन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये वाला, यानी कि बी का एकदम 4 होगा। तो बी का 4 किस में दिया हुआ है? बी का 4 दिया हुआ है आपका इसमें। ठीक है, किस में दिया हुआ है? इसमें। अगर आपको बी का 4 ही पता है किस में दिया हुआ है, बी का 4 ही पता था कि भाई तालिबान ओसामा बिन लादेन जो है उसका संगठन करता है तालिबान का, तो तुरंत है आप एकदम से बी का 4 देखते, बी का 4 केवल एक में ही है तो आसानी से आप लगा पाते। ठीक है, तो बस वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, बाकी पंजाब का कौन सा है? पंजाब का आपका कौन सा है भाई? पंजाब का है फर्स्ट, यानी कि भिंडारा वाला जो है पंजाब का है। कश्मीर का है लश्कर ए ताइबा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों ने देखा, आपके 4 यहाँ पर तैयार हुई, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नांकित में से सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन इनमें से कौन सा है भैया? इनमें से सही कथन जो है वह किसी दूसरे देश को कमज़ोर बनाने के लिए आयोजित आतंकवाद को राज्य समर्थित आतंकवाद कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित कथन में रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा? प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए आतंकवाद में हिंसा की प्रकृति डैश होती है। तो आतंकवाद में यानी कि द नेचर ऑफ वायलेंस इन टेररिज्म इज आंतरिक, बाह्य या वैयक्तिक या सामूहिक। तो आतंकवाद में जो हिंसा की प्रकृति होती है वो कैसी होती भैया? वो सामूहिक होती है, कलेक्टिव होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, आपकी परीक्षा के दृष्टि से आगे देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न जो आ चुका है देखिएगा। प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सी एक दशा या एक समस्या या कौन सी दशा एक समस्या के रूप में मद्यपान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो कौन सी एक दशा रिलेटेड है भैया? वो दशा कौन सी है? बिल्कुल स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
एक समस्या के रूप में मद्यपान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है मद्यपान का, ठीक है। कभी कभी शराब का उपयोग, चोरी करने की आदत, अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव, ये तीनों गलत हैं, ठीक है। तो मद्यपान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है कि स्वास्थ्य आपका एक प्रकार से ठीक नहीं रहेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में मद्यपान की समस्या ने निम्नलिखित में से समाज के किस वर्ग को सबसे अधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास सोसाइटी इज मोस्ट एडवाइजरली इफेक्टेड बाई द प्रॉब्लम ऑफ एल्कोहलिज्म इन इंडिया? धनी वर्ग को, पर्यटन वर्ग को, मेहनत कश वर्ग को, या विद्यार्थी वर्ग को? तो भारत में मद्यपान की समस्या ने निम्नलिखित में से समाज के किस वर्ग से को सबसे अधिक प्रतिकूल रूप से यानी कि गलत तरीके से प्रभावित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल मेहनत कश वर्ग को। चूँकि मेहनती लोग जो है एक प्रकार से मेहनत करते, फिर एक प्रकार से दारू पीते हैं शाम को आकर के, और बहुत ज़्यादा परेशान होते, चूँकि जितना कमाते उतना पी लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किन 3 राज्यों को शराब के उत्पादन में सबसे अधिक आबकारी कर प्राप्त होता है? निम्नलिखित में से राज्यों के सही समूह का चयन कीजिए, मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ, फिर उससे बाद में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, फिर कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूपी, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़ करके प्रति व्यक्ति शराब का उपभोग भारत के किन 2 राज्यों में सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से सही राज्यों वाले सेट का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़ करके प्रति व्यक्ति शराब का उपभोग भारत के किन 2 राज्यों में सबसे अधिक होता है, बताएं। तो इनमें से कौन सा होगा करेक्ट आंसर? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर इसका होगा सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के द्वारा भांग के उपयोग को धार्मिक स्वीकृति दी गई है? देखें, तो भांग को धार्मिक स्वीकृति किस धर्म के लोगों को मिली? शाक्त संप्रदाय, शैव संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, सूफी संप्रदाय। तो ये बिल्कुल आप सभी को पता होगा, भांग वगैरह के बारे में बताया जाता है कि भाई भगवान शंकर जी जो है भांग पिया करते थे, भांग पिसवाते थे, भांग खाते थे। ऑप्शन नंबर बी शैव संप्रदाय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलेज के छात्र छात्राओं में नशीले पदार्थों के सेवन की बढ़ती हुई प्रवृत्ति का सर्वप्रमुख कारण क्या है? तो इसका सबसे ज़्यादा जो प्रमुख कारण है वो कौन सा है भाई? वो है दोषपूर्ण संगति कारण से क्या होता है, लोग दारू वगैरह पीने लगते हैं। आप कॉलेज में नए जाओ, आप बहुत सीधे रहोगे, लेकिन क्या होता है कॉलेज के जो लड़के होते हैं या जो कुछ लड़कियां भी कॉलेज में, लड़के लड़कियां सब दोस्त यारी करके और एक प्रकार से दारू हुक्का सब पीते हैं, सिगरेट और कुल्हड़ का चाय खूब मौज लेते हैं चौराहे पे बैठ करके। मैंने देखा है कॉलेज में। मैं आपको क्या बताऊं कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटी जो शिक्षा का गढ़ माना जाता है, वहाँ पर एक प्रकार से लोग सिगरेट, दारू और ये सब पीते हैं। बच्चे वहाँ के साथ में पीते, लड़कियाँ पीती हैं, बार में जाती हैं, तो कई और लड़के भी हुक्का बार, दारू, शराब, सिगरेट, दुनिया भर का नशा करते हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं पे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में भी अब होने लगा। कॉलेजेस में कॉलेज के बच्चे जो होते फ्रीडम के नाम पर जो है वो कुछ भी करने को तैयार होते। फ्रीडम फ्रीडम, बस उनको आज़ादी चाहिए, नारे लगाएंगे ये इनसे आज़ादी, उनसे आज़ादी, फलाने से आज़ादी, धमाके से आज़ादी, और पिएंगे दारू, शराब, गुटखा, बीड़ी, ये सब। तो ये सब एक प्रकार से क्या होता है, ये सब एक प्रकार से दोषपूर्ण संगति का ही प्रभाव है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नीचे 2 वक्तव्य कथन और कारण के रूप में दिए गए हैं, कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, कथन आपको दिया गया है कि शराब का सेवन करने वाले सभी व्यक्तियों का दायित्व मानसिक रूप से दुर्बल और विकार युक्त होता है। क्या ये सही है? क्या ये सही है? बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल नहीं, ये शराब का सेवन करने वाले सभी व्यक्तियों का व्यक्तित्व मानसिक रूप से दुर्बल और विकार युक्त होता है, ऐसी बिल्कुल कोई धारणा नहीं है, ना ऐसा एकदम से कथन सत्य ही है। यानी कथन एकदम से आपका ये गलत है। लेकिन अगर कारण अगर देखेंगे, मद्यपान करने वाले लोग मद्यपान की जैविक और सामाजिक हानियों को जानने के बाद भी इसे छोड़ना नहीं चाहते हैं, ये बिल्कुल सही है। यानी कारण सही है आपका, यानी कथन गलत है लेकिन कारण आपका सही है। ठीक है, तो यानी कि कथन गलत है और कारण सही है, ये ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ये देखेंगे सभी लोग। क्या दिया हुआ है आपका भाई? प्रश्न आपका दिया हुआ है,
प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन एक साइबर अपराध का उद्देश्य नहीं है। देखिए साइबर अपराध का कौन सा उद्देश्य इनमें से नहीं भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सैनिक जासूसी करना, सॉफ्टवेयर की चोरी करना, कंप्यूटर उपकरणों की चोरी करना, इलेक्ट्रॉनिक जुआ घरों का संचालन करना। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, एक साइबर अपराध का उद्देश्य क्या नहीं इनमें से, बाकी 3 तो उद्देश्य इसके हैं। देखिए कंप्यूटर उपकरणों की चोरी करना ये एक प्रकार से उद्देश्य, क्या प्रश्न क्या आपसे पूछ रहा है, प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि देखिए साइबर अपराधी क्या करते हैं, सैनिक जासूसी भी करते हैं कंप्यूटर के माध्यम से, सॉफ्टवेयर की चोरी भी करते हैं। कंप्यूटर उपकरणों की चोरी नहीं करते, कंप्यूटर का जैसे सीपीयू माउस का को नहीं चुराते हैं, कंप्यूटर को नहीं चुराते हैं, कंप्यूटर के डाटा को चुराते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जुआघरों का संचालन करते हैं ये सब। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर उपकरणों की चोरी करना ये साइबर अपराधी का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि साइबर अपराधी डाटा चोरी करते हैं, कंप्यूटर का उपकरण नहीं कि सीपीयू उठा ले गए, माउस उठा ले गए, आपका कीबोर्ड उठा ले गए, ऐसा नहीं होता। साइबर अपराध की सलामी तकनीक का संबंध है, बताएं। जो सलामी तकनीक है साइबर अपराध की, उसका संबंध किससे, कंप्यूटर में वायरस छोड़ने से, वित्तीय जालसाजी से, या अश्लील सामग्री संप्रेषित करने से, या पासवर्ड की चोरी से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वित्तीय जालसाजी से। फाइनेंशियल फ्रॉड जो होता है वो सलामी तकनीक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न आप देखिएगा, भारत में कंप्यूटर अपराधों को रोकने के लिए निम्नांकित में से कौन सा कानून लागू है। तो इसमें भारत में कंप्यूटर अपराधों को रोकने के लिए जो कानून लागू है वो कौन सा कानून लागू भैया, वो कानून है इनमें से कोई नहीं, मतलब कि साइबर अपराध नियंत्रण कानून या कानून सुरक्षा अधिनियम या राष्ट्रीय संचार नियमितीकरण अधिनियम, ये कोई नहीं लागू है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है इनमें से। देखिए इनमें से कौन सा कथन सही भैया, इनमें से कौन सा कथन आपका सही है कह रहा है। देखिए साइबर अपराध का सही है ना, तो साइबर अपराध का संबंध उच्च प्रौद्योगिकी योग्यता से है, बिल्कुल ठीक होता है, क्योंकि साइबर अपराधी वो प्रौद्योगिकी मामलों में एकदम से योग्य होते हैं। भारत में पहला साइबर अपराध 1950 में पकड़ा गया, ये सब नहीं, ये सही है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, प्रश्न क्या दिया हुआ है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा निम्नांकित कूट में सही जोड़े प्रदर्शित करने वाले उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जोड़ा मिलाना है कि भाई कौन सा वायरस किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना होगा, मिलान पहले करना होगा। आइए मिलान करने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहला आपको दिया कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस की जब हम बात करते हैं, कंप्यूटर वायरस की जब हम बात करते हैं भैया, तो देखिए पहले का आपका एकदम से कंप्यूटर नेटवर्क को हानि पहुंचाता है, बिल्कुल ठीक है, पहले का फर्स्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, पहले का फर्स्ट हो गया। सेकंड का क्या होगा आपका, सेकंड का होगा भैया कौन सा, सेकंड का होगा आपका, ठीक है, देखिए सेकंड में तार्किक बम। तो कंप्यूटर की क्रियाशीलता की जो क्षमता होती है उस क्षमता से रिलेटेड है, ये क्षतिग्रस्त करता है उस क्षमता को। ठीक है, यानी ए बी का 4 होगा। हैकिंग क्या होता है भाई, कंप्यूटर के आंकड़ों को नष्ट करना, कंप्यूटर के आंकड़ों की में हेरी फेरी करना। तो हैकिंग किसको बोलते हैं, हैकिंग बोलते हैं भैया, हैकिंग बोलते हैं कंप्यूटर के आंकड़ों को नष्ट कर देना। ऑप्शन नंबर इसका 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पिग्गी हैकिंग, जो पिग्गी बैंकिंग जो होता है, यह कंप्यूटर के आंकड़ों की हेरी फेरी करना होता है। यानी कि जिस ऑप्शन में आपको ए का फर्स्ट दिया होगा, ठीक है, उसके बाद में बी का 4th दिया होगा, ठीक है, सी का आपको दिया होगा 2 और आपको डी का दिया होगा 3। ठीक है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन होते हैं। चलिए फिर मिलते हैं, मतलब कि अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे प्रश्नों को हमने रखा ताकि कोई भी प्रश्न आपसे अगर पूछा जाए किसी भी प्रकार का, तो आप आसानी से उन प्रश्नों के उत्तर को कर पाएँ। आइए जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न क्या है भाई, अगला प्रश्न आप देखिएगा। प्रश्न है, निम्नांकित में से रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। देखिए कथन आपको दिया गया है, इलियट और मेरिल के अनुसार राजनीतिक भ्रष्टाचार तथा डैश अपराध के एक दूसरे के पूरक हैं, व्यक्तिगत, संगठित, व्यवसायिक या आर्थिक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलियट और मेरिल के अनुसार राजनीतिक भ्रष्टाचार और संगठित अपराध एक दूसरे के पूरक हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नांकित में से कौन सी एक दशा लोक जीवन में भ्रष्टाचार का सही उदाहरण है। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। निम्नांकित में से कौन सी एक दशा
लोक जीवन में भ्रष्टाचार का क्या है, भ्रष्टाचार का सही उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक मंत्री के द्वारा अपने रिश्तेदार को सरकारी भूमि का आवंटन करना, ये लोक जीवन में भ्रष्टाचार का सही उदाहरण आप दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन से एक दशा का संबंध भ्रष्टाचार से नहीं है? देखिए, भ्रष्टाचार का संबंध इनमें से कौन सी दशा से नहीं है, आपसे ये पूछा जा रहा है भाई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए डॉक्टर के द्वारा बीमारी का झूठा प्रमाण पत्र देना, ये भी भ्रष्टाचार ही है। ठीक है। एक व्यापारी के द्वारा आयकर की चोरी करना, ये भी भ्रष्टाचार ही है। शिक्षक के द्वारा ट्यूशन करके बच्चों को शिक्षा देना कोई भ्रष्टाचार नहीं है ये। ठीक है। पुलिस द्वारा अपराधी लोगों को संरक्षण देना, यह भी भ्रष्टाचार ही है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी शिक्षक के द्वारा ट्यूशन करके बच्चों को शिक्षा देना, ये एक दशा है जो कि भ्रष्टाचार से संबंधित नहीं है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय समाज में निम्नलिखित में से किस दशा का संबंध संस्थागत भ्रष्टाचार से है? फटाफट से, दहेज की मांग, नकली दवाओं की बिक्री, उत्पादों में मिलावट या झूठे विज्ञापन। तो भारतीय समाज में निम्नलिखित में से किस दशा का संबंध संस्थागत भ्रष्टाचार से नहीं? संस्थागत भ्रष्टाचार से किसका संबंध नहीं भैया? दहेज की मांग जो है संस्थागत भ्रष्टाचार नहीं है। बाकी जो मतलब भ्रष्टाचार, देखिए किस प्रश्न है, भारतीय समाज में निम्नलिखित में से किस दशा का संबंध संस्थागत भ्रष्टाचार से है? तो दहेज की मांग यानी कि डिमांड ऑफ डोरी, ये संस्थागत भ्रष्टाचार से रिलेटेड है। बाकी नकली दवाओं की बिक्री, उत्पादों में मिलावट, झूठे विज्ञापन, ये एक प्रकार से संस्थागत भ्रष्टाचार नहीं है। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। दहेज की मांग भ्रष्टाचार जो है ये संस्थागत भ्रष्टाचार है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा हमारे समाज में भ्रष्टाचार का कारण है? देखिए, तो हमारे समाज में भ्रष्टाचार का कौन सी एक दशा का कारण है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यायिक क्रियाविधि में अति विलंब होता है और यही कारण होता है कि भ्रष्टाचार लोग एक प्रकार से और करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब हम एक संस्थागत साधनों को छोड़ करके किसी साधन से अधिक धन का संचय करना एक सामाजिक बुराई के रूप में देखते हैं, तब इस दशा को मर्टन महोदय ने क्या कहा? तभी दशा को मर्टन महोदय ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था नियमहीनता, इसी को कहते हैं, इसी को एक प्रकार से एनोमी कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे प्रश्नों को समझ रहे हैं, जान रहे हैं। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, देखिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक बार फटाफट से आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न है, अकारण देर रात तक घर से बाहर रह करके बदनाम बच्चों के साथ घूमते रहने को क्या कहा जाएगा? अगर आप बिना कारण के देर रात तक बदनाम जो बच्चे हैं उनके साथ अगर आप घूमते फिरते हैं, गांव में रहते हैं, तो आपको घूमते रहने को क्या कहते हैं? उसको क्या कहेंगे भैया? तो उसको क्या कहेंगे? उसको हम क्या कहेंगे? फटाफट से आप बताएंगे। उसको कहेंगे आवारागर्दी कर रहा है बच्चा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा, कोई बाल अपराधी जब किसी सुधार संस्था में अच्छा आचरण करता है तब दंड की शेष अवधि में उसे किस संस्था में रहने की अनुमति दी जाती है? उत्तर रक्षा संस्था, प्रमाणित स्कूल, ब्रोस्टल स्कूल या फिर इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, उसको कहते हैं क्या? उत्तर रक्षा संस्था, आफ्टर केयर इंस्टीट्यूशन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, अत्यधिक गंभीर या जघन्य अपराध करने वाले 18 वर्ष से कम उम्र के बाल अपराधियों की सुनवाई सामान्य अपराधियों की तरह करने का प्रावधान किस कानून के अंतर्गत किया गया है? तो वो कानून कौन सा है भैया? उस कानून को क्या कहा जाता है? वह कानून कौन सा है? वह कानून है भाई आपका कौन सा? वह कानून है बाल न्याय अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी में दिया, बाल न्याय अधिनियम 2015 में आया था ये। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, भारत के राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के अनुसार निम्नलिखित में से किन दो राज्यों में सबसे अधिक बाल अपराध किए जाते हैं? तो किन दो राज्यों में सबसे अधिक बाल अपराध किए जाते हैं भाई? वो राज्य हैं आपके महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाल अपराध होते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाल अपराध के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दशा सबसे उत्तरदायी है? तो भारत में बाल अपराध के लिए सबसे इम्पोर्टेंट दशा उत्तरदायी है, खास करके बाल अपराध के लिए। वो कौन सी है भाई? इनमें से यानी विघटित परिवार, निर्धनता, राजनीतिक भ्रष्टाचार या औद्योगिकरण। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विघटित परिवार जो होता है, डिसऑर्गेनाइज्ड फैमिली अगर है तो इससे बाल अपराध को बढ़ावा मिलता है भारत में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, रिमांड गृह में बालक अपराध के दोषी बच्चे को रखा जाता है।
तो रिमांड गृह में बाल अपराध के दोषी बच्चे को रखा जाता है न्यायालय से सज़ा मिलने के उपरांत या प्रोबेशन अधिकारी की देखरेख होने के बाद या प्रोबेशन की अवधि पूरी होने के बाद या अपराध की सुनवाई के दौरान। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। रिमांड गृह में बाल अपराध को या बाल अपराधी को या बाल अपराध जो होता है उसके दोषी बच्चे को रखा जाता है कब, किन स्थिति में? तो इसको रखा जाता है कब भाई, इसको रखा जाता है अपराध की सुनवाई के दौरान। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखिएगा, भारत में स्थापित ब्रोस्टल स्कूल में किस आयु समूह के बाल अपराधियों को रखा जाता है? तो ब्रोस्टल स्कूल में जो रखा जाता है वो रखा है भाई वो कब रखा जाता है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो वो रखा जाता है आपका 18 से 21 वर्ष आयु के बच्चों को। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है मर्टन के अनुसार निम्नांकित में से कौन एक विचलन का प्रकार नहीं है इनमें से? तो विचलन का प्रकार इनमें से कौन सा नहीं भाई? इनमें से विचलन का प्रकार अनुरूपता विचलन का प्रकार नहीं, बाकी परंपरावादिता, पलायनवाद और नवाचार ये सब विचलन के ही प्रकार हैं, जबकि अनुरूपता विचलन का प्रकार नहीं है। कन्फर्मिटी जो होती है वो विचलन का एक प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखिएगा। अच्छा, विचलन वाला चैप्टर भी मैंने पढ़ा दिया, आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति जानबूझ करके एक आदत के रूप में सामाजिक प्रतिमानों का उल्लंघन करता है तब इसे क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं भैया, उसको क्या कहते हैं? उसको द्वितीयक विचलन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। सेकेंडरी डिवाइंस बोला जाता है जब कोई व्यक्ति जानबूझ करके एक आदत के रूप में सामाजिक प्रतिमान जो होते हैं, सामाजिक मापदंड जो होते हैं, सोशल जो चीज़ें होती हैं, सोशल नॉर्म्स होते हैं, उनका उल्लंघन करता है कोई व्यक्ति जानबूझ करके, तो उसको द्वितीयक विचलन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा सामाजिक समस्याओं से संबंधित है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज रिलेटेड टू सोशल प्रॉब्लम्स? तो कौन सी दशा सामाजिक समस्याओं से रिलेटेड है भैया? तो दशा कौन सी है? सामाजिक विचलन जो है वो एक प्रकार से सामाजिक समस्याओं से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विचलन की व्याख्या के नामवादी उपागम का प्रतिपादक कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, परीक्षा में आ सकता है प्रश्न। तो विचलन की व्याख्या के नामवादी उपागम का जो प्रतिपादक विद्वान है उसका क्या नाम है? उसका नाम है हावर्ड बेकर। ऑप्शन नंबर सी में दिया हावर्ड बेकर, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, व्यवहार का प्रत्येक वह तरीका जो समाज के द्वारा निर्धारित नियमों के उल्लंघन के रूप में होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है भैया, उसको कहते हैं विचलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस समाजशास्त्री ने विचलन को सामाजिक प्रतिमानों के अभाव तथा नियमों के निलंबन की दशा से संबंधित माना या उसके रूप में परिभाषित किया है? तो किस समाजशास्त्री ने विचलन को सामाजिक प्रतिमानों के अभाव तथा नियमों के निलंबन की दशा के रूप में परिभाषित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इमाइल दुर्खीम ने ऐसा किया है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि विचलन की व्याख्या से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सही नहीं है इनमें से? तो कौन सा एक जोड़ा सही नहीं भैया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल देखिए, समाजशास्त्रीय उपागम मार्टन का है, बिल्कुल ठीक है। ओके, देखिए जैविकीय उपागम स्पेंसर का, हर्बर्ट स्पेंसर का है। ये मनोवैज्ञानिक उपागम फ्रायड का है। नामवादी उपागम हार्बर्ट बेकर का है। ये तीन तो सही है आपके, लेकिन बी वाला जैविक उपागम स्पेंसर का नहीं है, ये एकदम से गलत हो गया आपका। ठीक है, नामवादी उपागम किसका है भी? मैंने आपको अभी भी बताया था, नामवादी उपागम जो है वो किसका है? नामवादी उपागम हार्बर्ट बेकर का है। ठीक है, समाजशास्त्रीय उपागम किसका है? समाजशास्त्रीय उपागम आपकी मर्टन का है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा, ओके, तमाम प्रकार के प्रश्नों को जाना समझा। भारत में सामाजिक समस्याएं एवं विकास के मुद्दे यानी सोशल प्रॉब्लम्स एंड इशूज़ ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया, ये आप लोगों ने पढ़ा, सोशल प्रॉब्लम्स एंड इशूज़ ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया। ये एक प्रकार से आपके पेपर का नाम है और आपसे लगभग 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनकी व्याख्या मैंने विस्तार से कर दी है। इन्हीं में से आपके प्रश्न आने वाले हैं, तो आप सभी लोग इन वीडियोस को देख करके अपनी परीक्षा दे दीजिएगा और आपकी परीक्षा में यही प्रश्न आने वाले हैं। लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने चर्चा करा। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपको यहाँ पर प्रश्न मिले होंगे। ये एक प्रकार से जो इंग्लिश वाले हमारे छात्र छात्र हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा और अच्छे तरीके से आप लोगों ने समझा होगा। ठीक है, और आपको बता दूं कि आप हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमको आप फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज है शुक्ला स्टडी पॉइंट का सभी, तो आप सभी लोग आकर के शिवम शुक्ला के नाम से उसको फॉलो कर लीजिएगा।
ठीक है। आपको मैं बता दूं कि लगातार आपके लिए जो है चीज़ें मैं पढ़ाता रहता हूँ और इसी प्रकार से मैं चीज़ें आपके लिए लाता रहता हूँ। तो जैसे ही ज्योग्राफी का या पॉलिटिकल साइंस का पेपर आपका आने वाला, तो उसके लिए व्यवस्था ऑलरेडी पहले से प्लेलिस्ट में मैंने कर दी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, ठीक, तो आप उसको देख लीजिएगा। बाकी और मैं एक प्रकार से वीडियोस देता रहूँगा सोशियोलॉजी का, जैसे मैंने दिया उसी प्रकार से ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस का भी आएगा। हालांकि पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी का ऑलरेडी इससे पहले 2-2, 3-3 मॉडल पेपर अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, आप जा करके देख लीजिएगा एक बार। ये 4th सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में आप देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। और सेकंड सेमेस्टर वाले जो हमारे छात्र छात्र हैं लगातार कमेंट करेंगे सेकंड सेमेस्टर का क्या है, तो सेकंड सेमेस्टर की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। BA करियर यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है। तो BA करियर यूट्यूब चैनल जो है वो अपना ही चैनल है, मेरा ही है। तो वहाँ पर आप जाइएगा और वहाँ पर प्लेलिस्ट में आपको हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आप जाइएगा। ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर और लिखित मॉडल पेपर, दोनों मॉडल पेपर आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। ये तो सोशियोलॉजी के लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आपने समझा और BA 4th सेमेस्टर, और यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।